नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी केयर में। और मैं अजीत सिंह आज एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है और बहुत ही मोटिवेशनल होने वाली है। हाँ जी हाँ दोस्तों, आज मेरे साथ मेहमान के तौर पर मेरे साथ मौजूद हैं हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन में शिक्षक पद पर कार्यरत श्री श्याम जी। और आज हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने कैसे अपनी तैयारी की और कैसे केंद्रीय विद्यालय संगठन में वो चयनित हुए, और उनकी स्ट्रेटेजी से निश्चित ही आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। नमस्ते श्याम जी। नमस्कार सर। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी केयर में। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बहुत सारे साथी हैं जो केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए शिक्षक पद के लिए तैयारी कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनको बहुत सारी जानकारियों का अभाव है, और कुछ ऐसे साथी भी हैं जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं और उनको कोचिंग के लिए उनके पास सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो हम चाहेंगे कि आपसे आपकी स्ट्रेटेजी जानें ताकि हमारे साथी आपकी स्ट्रेटेजी से लाभ उठाकर वो भी अपनी तैयारी शुरू कर सकें। तो सबसे पहले सर हम आपका सामान्य परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम श्याम सुंदर है। मैं झारखंड स्टेट से बिलोंग करता हूँ। मैं एक ग्रामीण बैकग्राउंड से आता हूँ और मेरे फादर किसान हैं। और मैंने अपनी तैयारी लगभग ग्रेजुएशन के बाद से शुरू की थी, मतलब डीएड के साथ ही। ग्रेजुएशन के बाद मैंने डीएड किया 2 साल। मैं बचपन से शिक्षक बनना चाहता था, और जब ग्रेजुएशन कर रहा था उसी टाइम से मुझे लगा कि शिक्षक ही मेरे लिए अच्छा, मतलब एक अच्छा जॉब है, इसमें अच्छी तरह मैं समय दे सकता हूँ। तो मैंने एक क्षेत्र चुना। तो अच्छा, तो सर देखिए, हमें ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि आप झारखंड से हैं और एक ग्रामीण परिवेश से आप आते हैं में रहते हैं। तो हमारे ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं और वो तैयारियां शुरू कर रहे हैं या करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर एक भय होता है कि बिना कोचिंग के क्या तैयारी हम कर पाएंगे या क्या हम चयनित हो पाएंगे। तो आप एक प्रेरणा है उन सभी के लिए कि जैसे आपने गांव में रहकर आपने तैयारी की और बहुत जल्दी आपने जो अपना लक्ष्य था वो प्राप्त किया है। तो श्याम सर, हमें आप बताइए कि आपने कितने वर्ष तैयारी की थी? मैं ईमानदारी से एक साल तैयारी की थी। 1 साल की तैयारी में मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अचानक सिलेक्शन हो गया। मैं केवीएस के साथ साथ अदर एग्जाम भी दिया था, लेकिन कुछ मार्क्स से रह जाता था। तो लास्ट में मतलब केवीएस में मुझे अंतिम रूप से सफलता मिली। तो सर, ये आपका जो केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो परीक्षा थी उसमें कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। बहुत बहुत बधाई सर आपके लिए कि आपने पहले ही अटेम्प्ट में अपनी जो आपकी ड्रीम जॉब है उसको पा लिया। और हमारे बहुत सारे साथी भी हैं, उनके लिए भी हम शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं कि वो भी जल्दी से जल्दी अपनी ड्रीम जॉब पा लें। तो सर आप बताइए कि क्या आपने कोई कोचिंग ली? नहीं, मैं कोचिंग नहीं लिया था। मतलब मैं खुद की मेहनत पे भरोसा करता था कि अगर मैं देखता हूँ 1 साल 2 साल तैयारी करके कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, इसके बाद ही मैं सोचा था कि हाँ, कोचिंग अगर जाना पड़े तो हम जाएंगे। अच्छा, तो आपकी क्या सलाह है कि अगर मान लो किसी के पास सुविधा नहीं है कोचिंग के लिए, तो क्या उसे अपने घर पर रहकर तैयारी वो कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपके पास अफोर्ड करने की क्षमता नहीं है तो ये कोई जरूरी नहीं कि आपको कोचिंग जाना ही पड़ेगा। केवीएस एग्जाम उतना भी टफ नहीं होता है, इसमें सिविल सर्विसेज जैसा कोचिंग आपको चाहिए होती है। आप विदाउट कोचिंग भी कर सकते हैं। बिल्कुल सर, आप बहुत देखिए, आप स्वयं एक उदाहरण हैं जिन्होंने बिना किसी कोचिंग के गांव में रहते हुए तैयारी की, और 1 वर्ष की तैयारी में उन्होंने अपने पहले ही अटेम्प्ट में केंद्रीय विद्यालय संगठन की परीक्षा को पास कर लिया। और आज लगभग 2 वर्ष हो गए इन्हें नौकरी करते हुए, और उड़ीसा में पोस्टेड हूँ। इस समय उड़ीसा में पोस्टेड हैं। तो अच्छा लगा सर, आपने एक जो गांव के लोग हैं उनके अंदर एक नई आशा आपने जगाई है कि वो लोग भी आराम से तैयारी कर सकते हैं, किसी कोचिंग में जाने की उनको आवश्यकता नहीं है। यदि जा सकते हैं तो जा सकते हैं। अगर आपकी जरूरी इच्छा है, अगर आप किसी सब्जेक्ट में ऐसा लगता है कि मैं इस सब्जेक्ट को नहीं कर सकता हूँ तो आप जा सकते हैं, आप इसमें निश्चिंत है। लेकिन अगर आपके पास क्षमता नहीं है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप ये मत समझिए कि मैं विदाउट कोचिंग नहीं कर सकता हूँ। विदाउट कोचिंग आप बिल्कुल कर सकते हैं, बेसिक एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं आप। बिल्कुल। और आपके सामने हम दोनों ही ऐसे उदाहरण बैठे हैं जो बिना कोचिंग के ही केंद्रीय विद्यालय में कार्यरत हैं। मैं टीजीटी के पद पर कार्यरत हूँ, सर पीआरटी के पद पर कार्यरत हैं, और हम दोनों ने ही कोई कोचिंग नहीं की थी। चलिए, और आगे सर आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि गांव में रहते हुए जैसे आप तैयारी करते थे, तो गांव में ऐसा बड़ी आसानी से किताबें भी नहीं मिल पाती हैं, अच्छे से गाइडेंस नहीं मिल पाती है,
तो आपको किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ा और उनसे कैसे आपने निजात पाई? गांव में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वहाँ पर पढ़ने का उतना इन्वायरमेंट नहीं होता है, आपको इन्वायरमेंट बनाना पड़ता है। और मतलब बीच बीच में आपको बहुत टाइप की बाधाएं आएंगी कि हाँ आप इसे किताब लेके बैठे हैं तो कोई किसी काम से बुला रहे हैं, आपको उधर जाना है इधर जाना है, तो बीच बीच में आपका डिस्ट्रक्शन होते रहता है। तो इस चीज़ को आपको मैनेज करके चलना है। उन लोगों से मैं बताना चाहूँगा जो गाँव के बैकग्राउंड से हैं। तो ये सब चीज़ें छोटी मोटी चीज़ है, ये इसको छोड़ करके मतलब आप इसको नेगलेक्ट करके भी आप आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको वही चीज़ आपको पकड़ कर रखेंगे, आप बिल्कुल सफलता ले सकते हैं। जी हाँ, आप देखिए, आप जैसे आप बता रहे हैं कि गांव में रहते हुए जरूरी है कि वो एनवायरनमेंट ना मिले तो आप बना सकते हैं उसको। और आजकल तो डिजिटल, जब से डिजिटल युग आया है तो सब जगह बहुत सारी जानकारियां आपको उपलब्ध हो जाती हैं। तो ये अच्छी बात है सर, आपने गांव में रहकर ही और अपने माता पिता के साथ रहकर ही आपने तैयारी की। तो अभी हम सर जानना चाहेंगे कि 1 वर्ष में आपने सिलेक्शन पा लिया। निश्चित है कि आपकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी रही होगी, पहले अटेम्प्ट में आपने सिलेक्शन पा लिया। तो आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो हम चाहते हैं कि हमारे मित्रों के साथ आप शेयर करें, ताकि वो लोग भी उस तरह की स्ट्रेटेजी अपना सकें या अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव लाकर बहुत जल्दी से वो भी चयनित हो जाएं। तो मैं उन लोगों से बताना चाहूँगा जिसका मतलब बेसिक बहुत ही कमज़ोर है। तो आप क्या करेंगे, आप एनसीईआरटी का क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक सभी सब्जेक्ट का जो केबीएस में पूछे जाते हैं, जैसे साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, पर्यावरण हो गया। और पर्यावरण में स्पेशली सोशल स्टडीज होता है, मतलब मिक्सिंग क्वेश्चन रहता है, उसमें आपका पॉलिटिक्स भी आता है। तो ये जो एनसीईआरटी में आपको सामाजिक अध्ययन के नाम से मिलेगा, भूगोल हो गया उसी में आता है। ये सब सारी चीज़ पर्यावरण पूछे जाएंगे। और साइंस पढ़ेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे। मैथ्स अगर आपको बहुत कमज़ोर है तो आप क्लास 6 से लेकर 10 तक के मैथ्स बनाइए। अगर आपका मैथ्स में बेसिक अच्छा है तो आपको मैथ्स में एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप आर एस अग्रवाल या अरिहंत का जो अंक गणित आता है वो काफ़ी अच्छी बुक है। और एक चीज़ ध्यान रहे कि बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसा केबीएस में आपको जैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बुक लिए, जैसे अरिहंत ले लिया या आर एस अग्रवाल ले लिए, तो आपको पूरा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो आर एस अग्रवाल या अरिहंत के बुक में जितने भी चैप्टर दिए हैं 30-35 चैप्टर, वो सारे चैप्टर केबीएस में नहीं पूछे जाते हैं। केबीएस में आप सिलेबस देखेंगे, जो चैप्टर पूछे जाते हैं मुश्किल से 7 या 8 चैप्टर होंगे ले देकर, तो उतना ही आपको मैथ्स में पढ़ना है। तो आपका अगर बेसिक बहुत कमजोर तभी आप मैथ्स में एनसीईआरटी लीजिए, क्यों नहीं तो फिर मैथ्स में एनसीईआरटी मतलब पढ़ना थोड़ा काफ़ी डीप हो जाएगा। तो अगर आप आर एस अग्रवाल या अरिहंत को अगर कर पाते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा, नहीं तो फिर आपका अगर बेसिक कमजोर है तो आप एनसीईआरटी उसको लीजिए। लेकिन साइंस और जो पर्यावरण का जो सेक्शन है इसमें एनसीईआरटी बिल्कुल लेना ही चाहिए, चाहे आपके इंटेलिजेंट स्टूडेंट क्यों ना हो और कमजोर स्टूडेंट क्यों ना हो, सबके लिए ये बिल्कुल मतलब अनिवार्य है। यहाँ तक कि सिविल सर्विसेज के लिए भी ये सब सारी जो पुस्तकें हैं ले जाने की सलाह दी जाती है। और ये तो मैंने पर्यावरण का बता दिया, उसी में आपका सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। पर्यावरण में आपका भूगोल और पॉलिटिक्स और इतिहास, ये सब सारी चीज़ें आ जाएंगी। और आपका जो ये है साइंस में एनसीईआरटी से हो जाएगा, काफ़ी अच्छे दिए हैं एनसीईआरटी में, बिल्कुल कमजोर से कमजोर स्टूडेंट उस चीज़ को मतलब समझ सकते हैं। इसके बाद मैंने इंग्लिश के बारे में बताना चाहूँगा और हिंदी के बारे में बताना चाहूँगा और कंप्यूटर के बारे में और जीके और करंट अफेयर। तो जीके और जो करंट अफेयर है, जीके का सिलेबस काफ़ी वास्ट है। इसमें मतलब कोई भी आप फिक्स नहीं कर सकते कि जीके में आप इतना पढ़ के इतना मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी मतलब अनएक्सपेक्टेड भी काम आ जाता है कि आप कम पढ़कर भी ज़्यादा मार्क्स कभी कभी आ जाता है। तो जीके में जो मैं एनसीईआरटी आपको बताया पर्यावरण के लिए वही सफिशिएंट है जीके के लिए। और अगर आपको जीके ज़्यादा इंटरेस्टेड है पढ़ने में, जीके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। जीके और जो करंट अफेयर का सेक्शन है बस वो 10 मार्क्स के है, उसमें जीके 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे और 5 क्वेश्चन रहेंगे करंट अफेयर के। तो 1 साल का करंट अफेयर सफिशिएंट है। उसके लिए आप सामान्य ज्ञान दर्पण या प्रतियोगिता दर्पण पढ़ सकते हो प्रकाशन के। और जीके में सबसे अगर आपको पूछा जाएगा किसी का कोई भी प्रतियोगी परीक्षार्थी है तो सबके घर में लुसेंट का पुस्तक तो होता ही है, बिल्कुल ठीक है। भले ही किसी घर में जाने से आपको चाय नहीं मिलेगा, लेकिन लुसेंट का पुस्तक मिलेगा ही। तो लुसेंट का पुस्तक सफिशिएंट है 5 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और आप लोग मेरे हिसाब से पढ़ते भी होंगे, ठीक है, ये आपके पास होंगे, तो आप इसी पुस्तक को बार बार रिवाइज कीजिए, ठीक है। आपके वो क्षमता पर डिपेंड करता है कि आपको कोई भी चीज पढ़ने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। हो सकता है कि मैं एक दिन में हिस्ट्री में 5 पेज याद करता हूँ, आप 10 पेज याद कर सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जीके 5 मार्क्स के जीके के लिए लुसेंट का पुस्तक सफिशिएंट है। यहाँ तक उसमें साइंस भी दिए हैं, वो भी आपको काफी हेल्पफुल करेगा आप एनसीईआरटी के अलावा। और ये जीके और करंट अफेयर में इतना सफिशिएंट है मैं जो बताया।
और करंट अफेयर में आप ज़्यादा मतलब स्टडी मटेरियल जुगाड़ करने की जरूरत मत करें, नहीं तो क्या है करंट अफेयर में जो है ना सिलेबस भी काफ़ी वास्ट है और बहुत सारी चीज़ आप पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसको रिवीजन करना भी जरूरी है, नहीं तो आप भूल जाएंगे, मतलब पढ़ना और ना पढ़ना बराबर हो जाएगा। इसलिए कोई आप सामान्य ज्ञान दर्पण या प्रतियोगिता दर्पण उपकार प्रकाशन का 1 साल का सफिशिएंट है, 12 महीने का, उतना ही पढ़िए और उतना ही उसी को आप रिविजन कीजिए। और ये जो आप करंट अफेयर पढ़ेंगे इसमें से आपको इंटरव्यू में भी काम आ जाएगा। अगर आपका रिटर्न में सिलेक्शन होता है तो इसी में से आपका इंटरव्यू का प्रिपरेशन भी हो जाएगा, आपका दृष्टिकोण में भी चेंज होंगे, मतलब चेंजेस होंगे। इसके बाद मैं इंग्लिश और हिंदी के लिए बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर मोस्टली अगर देखा जाए KVS में तो हिंदी मीडियम वालों का सिलेक्शन ज़्यादा होता है इंडिया में, तो इसलिए हिंदी का तो मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप हिंदी मीडियम के हैं। और जो KVS में जो हिंदी सेक्शन होता है, बाकी जितने भी अगर आप एग्जाम देखेंगे जैसे जहाँ पर हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे आसान क्वेश्चन KVS में ही होते हैं, चाहे PRT हो या TGT या PGT हो। तो उसके लिए आप हिंदी के लिए एक अरिहंत का सामान्य हिंदी आती है, लुसेंट का सामान्य हिंदी आती है, 2 पुस्तक सफिशिएंट है आपके लिए। और अगर आप आपका नॉलेज ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो आप मतलब पत्रिका पढ़ सकते हैं, इसके बाद अखबार भी पढ़ सकते हैं और पढ़ते भी होंगे। बहुत सारे डिजिटल ऐप भी है जिसमें से आप पढ़ सकते हैं। ये 2 पुस्तक सफिशिएंट है, अरिहंत का सामान्य हिंदी और लुसेंट का सामान्य हिंदी, कोई एक पुस्तक से भी हो जाएगा आपका। और स्पेशली अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो नॉन हिंदी के लिए है उनको मैं सलाह देना चाहूँगा, जो इंग्लिश मीडियम के हैं या आप अदर जैसे बहुत सारे साउथ के पीपल भी बैठते हैं जो तेलुगु मीडियम के होते हैं या मलयालम मीडियम जो है, उनको हिंदी की थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो लोग को मैं सलाह देना चाहूँगा कि आप डेली बेसिस पे कम से कम 6 महीने तक के हिंदी का कोई एक अखबार लीजिए। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब बेनिफिट मिलेगा। हिंदी के लिए इतना सफिशिएंट है मेरी स्ट्रेटजी में से। अब मैं इंग्लिश के लिए बताना चाहूँगा। इंग्लिश के एक मतलब हमारे भारतीय भाषाओं में से एक ऑड लैंग्वेज होता है। ऑड लैंग्वेज का मतलब वो भाषा हमारे भारत के भाषाओं में से मतलब मिक्स नहीं होता है। तो ये इंग्लिश काफ़ी बचपन से मतलब सिर्फ KVS में नहीं, अदर एग्जाम में भी आपको थोड़ा इंग्लिश मतलब डिफिकल्ट महसूस होता है, स्पेशली हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए। तो इंग्लिश के लिए आप क्या करेंगे, अगर आपके पास समय है तो मतलब आप द हिंदू या टाइम्स ऑफ इंडिया मतलब डेली आप 2 घंटा दीजिए, कम से कम 6 महीना आपको रीडिंग की जरूरत है। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ इसमें आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि वोकेबुलरी बढ़ेंगे, आपका मतलब जो वर्ड आप जो बार बार भूल जाते हैं वो उसमें मजबूती होगी उसमें। और इसमें आपका ग्रामेटिकल मतलब बहुत सारी चीज़ जो रूल्स आप ग्रामर के थ्रू याद रख नहीं पाते हैं वो भी इसमें आपका मतलब सेंटेंस स्ट्रक्चर मजबूत होगा। इसके साथ एक जनरल इंग्लिश का पुस्तक ले सकते हैं। जनरल इंग्लिश का जैसे लुसेंट का आता है, अरिहंत का आता है, इसके बाद KD कैंपस का आता है और अरिहंत का भी आता है। तो ये इसमें से कोई भी आप 1 या 2 पुस्तक लीजिए, ज़्यादा पुस्तक मत लीजिए और उसी को बार बार आप रिवीजन करते रहिए। उसमें पहले जैसे कॉमन एरर हो गया, इडियम्स, फ्रेजेस, और इसमें मतलब ग्रामेटिकल एरर जो होते हैं ये सब आपको याद करना पड़ेगा। तो कॉमन एरर के लिए सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच जो होता है उसमें सारे रूल्स को याद होना चाहिए। इसके बाद आप जो क्वेश्चन होते हैं चैप्टर के अंत में उसको कम से कम मेरे सलाह के अकॉर्डिंग 3 से आप 4 बार अगर करेंगे तो बिल्कुल आपको मतलब फायदा मिलेगा। और इंग्लिश में आप 20 में से 20 आप ला सकते हैं। तो इंग्लिश के लिए इतना सफिशिएंट है। और आप कोई एक सब्जेक्ट में एकदम ज़्यादा समय भी दे नहीं सकते, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट से आपको सफलता नहीं मिलेगी। 20 मार्क्स का इंग्लिश है तो उसमें आप बहुत ज़्यादा समय दे देंगे कि हाँ मुझे तो इंग्लिश नहीं आती है, तो बाकी चीज़ में भी आप कमजोर हो जाएंगे। बिल्कुल। तो इसीलिए एक ही सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा समय देने में आपकी मतलब समझदारी नहीं है। जी सर, तो आपने देखिए अपनी स्ट्रेटेजी बताई, आपने बुक्स के बारे में भी बताया, और निश्चित ये जो आपकी स्ट्रेटेजी है वो हमारे साथियों को, जो हमारे साथी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगी। सर मैं एक छोटी सी बात आपसे और जानना चाहता हूँ, कितने घंटे लगभग आप पढ़ते थे या कितने घंटे पढ़ना चाहिए जो हम इस सिलेबस को अच्छे से कवर कर पाएँ? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में घंटे कोई महत्व नहीं रखता है, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो। आपको क्या करना है, जैसे आप किसी भी सब्जेक्ट का 1 या 2 पुस्तक लेते हैं उसको आपको बस पढ़ते रहना है। आप चाहे सुबह हो, दोपहर हो या जब भी खाली समय मिले आपको पढ़ते रहना है। मतलब आपको सिलेक्शन लेना, ये कोई कॉलेज का एग्जाम नहीं है या स्कूल का एग्जाम नहीं है, क्योंकि इसमें 100 में से 1 आदमी का सिलेक्शन होगा। आपको वो जो 99 लोगों को पीछे हटाना है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि घंटों को मत गिनिए, क्योंकि घंटे से तैयारी नहीं होती। आपको
पढ़ना है, आपको रोज का एक छोटा सा टारगेट बनाना है और उस टारगेट को डेली अचीव करना है। मेरी खुद की स्ट्रेटेजी में भी यही शामिल रहा। मैं कभी भी टाइम टेबल को बना के, कई बार हम करते हैं, तैयारी शुरू करते हैं और एकदम से एक सख्त सा टाइम टेबल बना लेते हैं और उसको फॉलो नहीं कर पाते। और जब फॉलो नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं हम हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं कि मैं तो पढ़ नहीं पाया। इसलिए टाइम टेबल को बहुत सख्त मत बनाइए, छोटे छोटे टारगेट बनाइए डेली के और पढ़िए उसको। डेली का टारगेट अचीव कीजिए और फिर देखिए आपके पास, आप 1 महीने बाद आप महसूस करेंगे कि आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है। और जैसा कि सर ने बताया कि बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कम चीज़ों को कई बार पढ़ना है, सही दिशा में पढ़ना है। ये स्ट्रेटेजी आपको ज़रूर बनानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारा अगर आप गलत दिशा में जा रहे हैं तो कहीं और ही पहुंच जाएंगे। चाहे आप जितना मर्जी पढ़ लीजिए, केवल मेहनत करने से कुछ नहीं होता, सही दिशा में मेहनत करने से ही सफलता प्राप्त होती है। और इसका जीता जागता उदाहरण है कि इन्होंने पहले अटेम्प्ट में ही अपना सिलेक्शन पाया है। तो सर अंत में मैं आपसे सर 3 सब्जेक्ट का थोड़ा बताना था जी। रीजनिंग, कंप्यूटर और पेडागोजी। जी जी। रीजनिंग के लिए आप अरिहंत का पुस्तक ले लें, एक आर.के. झा के आता है, वो सफिशिएंट है 10 मार्क्स के लिए। आप 10 में से 10 बिल्कुल आ जाएंगे। उस पुस्तक आप 3 बार पढ़ लीजिए, वो पुस्तक सफिशिएंट है। और कंप्यूटर के लिए भी अरिहंत का पुस्तक आता है, इसके बाद लुसेंट का भी आता है। ये कंप्यूटर कम से कम 2 पुस्तक लेने से अच्छा रहेगा, पतले पतले पुस्तक है, दोनों को आप 3-3 बार पढ़िए, सफिशिएंट है। और पेडागोजी जो शिक्षा शास्त्र है, इसमें तो आप लोग 20 में से ऐसे भी अगर आप विदाउट प्रिपरेशन अगर आपको बोला जाए तो आप कम से कम 8 से 10 मार्क्स तो आराम से ला सकते हैं। देखिए सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं सर पेडागोजी को लेकर ही पूछे जाते हैं कि पेडागोजी को कैसे तैयार करें। मीन्स जो मेरे साथी हैं ग्रुप पे, चाहे वो फेसबुक ग्रुप हो चाहे यूट्यूब चैनल के कमेंट में मैं देखता हूँ, बहुत सारे लोग ये संशय में रहते हैं कि हम पेडागोजी को कैसे तैयार करें। तो उसके लिए आपको अगर कोई बुक आप प्रेफर करते हैं तो हमारे साथियों को जरूर बताएं। पेडागोजी के लिए जो आप चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ते हैं उसमें से भी आपका पेडागोजी का प्रिपरेशन हो जाएगा, जो आप सीटेट के लिए पढ़ते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा डीप जाना है, ठीक है, तो इसके लिए एक पीडी पाठक जो राइटर है, काफ़ी अच्छा राइटर है, उसकी काफ़ी 2-3 पुस्तक आती है मोटी मोटी, आप उसमें उसको ले सकते हैं ऑनलाइन के थ्रू। और जब आप जो डीएड और जो बीएड में जो पुस्तक पढ़ते हैं उसमें से आप सिलेबस में जो जो चीज़ दिया है उसको चुन कर आप पढ़ लीजिए, उसमें भी आपका सफिशिएंट है। हाँ देखिए, फिर से वही बात है कि बुक आप चाहे जितनी खरीद लीजिए, लेकिन आपको सिलेबस को फॉलो करना चाहिए। सबसे सिलेबस कंप्लीट करते रहिए। सबसे पहले सिलेबस को लीजिए और उसके पॉइंट टू पॉइंट आप अपनी बुक, जिस बुक से आपको मिल रहा है वहां से पढ़िए। और सर ने बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकों के नाम भी बताए हैं। तो सर कोई और बुक भी आप बताना चाहेंगे क्या? आप इतना पहले पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैं सभी 3-4 बार कर लेता हूँ तो इसके बाद आप सिविल सर्विसेज में जो पुस्तक मतलब यूज किए जाते हैं उसके बाद आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप टीचर ही बनना चाहते हैं तो उसके लिए इतना काफी सफिशिएंट है, इतना सफिशिएंट है। ठीक है सर, आपने देखिए बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां दी हैं और आपने निश्चित ही हमारे साथियों को मोटिवेट किया होगा। और मैं चाहूंगा सर अंत में हमारे साथियों के लिए आपका कोई संदेश। मैं आपको संदेश देना चाहता हूं कि आप निरंतर प्रयास करते रहिए। बीच बीच में जैसे वैकेंसी आती नहीं है, आज मेरा एज लिमिट ओवर हो रहा है, या मतलब जैसे गवर्नमेंट कब निकालेगी, इसको आपको ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान देना है कि आपका जो इस मतलब प्रिपरेशन है वो रुकना नहीं चाहिए। अगर आप प्रिपरेशन करने अगर रोक देंगे तो आपका स्थान कोई दूसरा लेगा, ठीक है। अगर आप ज़्यादा नहीं 3 महीना या 4 महीना पढ़ना छोड़ दीजिए, एग्जाम के जैसे 6 महीना पहले, अगर मान के चले आज से 6 महीने बाद वैकेंसी आने वाली है, अगर आप 3 महीना पढ़ना बंद कर देते हैं तो इस 3 महीना अगर पढ़ना में बंद करेंगे पढ़ाई, तो इसमें आपको बहुत ही मतलब बुरे अंजाम को फेस करना पड़ सकता है। इसीलिए अपना पढ़ना बिल्कुल मत छोड़िए और घंटे मत देखिए, बस आपको टॉपिक कवर करते रहना है, ठीक है। बुक रिवीजन करते रहना है 3 बार 4 बार। अगर आपको लगता है कि ये पुस्तक मुझसे 2 बार में भी नहीं हो रहा है, 3 बार में भी नहीं हो रहा, तो 4 से 5 बार कीजिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उस सब्जेक्ट के प्रति आपकी रुचियां कैसे हैं। हो सकता है मेरे को जो सब्जेक्ट इजी लगता है वो आपको टफ लग सकता है, आपको जो टफ लग सकता है वो मुझे इजी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ये आपकी रुचि के ऊपर डिपेंड कर सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आपसे ज्यादा खुद को आप ही समझ सकते हैं। मैं आपको नहीं समझ सकता कि आपका क्या दिमाग में क्या है, कौन सा चीज मतलब कितनी जल्दी पकड़ती है या लेट से पकड़ती है आपका माइंड में। इस चीज को आप ही समझेंगे, खुद से बेहतर और कोई नहीं जानता। हम लोग तो बस एडवाइस देंगे, आप ये कीजिए वो कीजिए। बिल्कुल। मैं क्या हूँ, बहुत सारे ऐसे केबीएस में सिलेक्टेड टीचर, आप जिससे भी पूछेंगे तो आपको ये बता देंगे ये पुस्तक पढ़ लो वो पुस्तक पढ़ लो, लेकिन करना आप ही को है, ठीक है, क्योंकि सफलता आप ही को लेनी है। ठीक है सर, आपका
ये संदेश निश्चित ही हमारे साथियों को मोटिवेट करेगा। और सर हम बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने हमारे चैनल को अपने कीमती समय में से समय निकालकर हमारे चैनल पर आए हो और हमारे साथियों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। तो साथियों ये हैं श्याम जी और इनकी बातें आपने सुनी और इनकी स्ट्रेटेजी आपने जानी, तो आप भी जुट जाइए अपनी तैयारी में। और इस बार जो भी वैकेंसी आएगी तो आप मान के चलिए कि इस वैकेंसी में इस बार जो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि देख आप पिछले 2-3 साल से देख रहे हैं कि वैकेंसी नहीं आई है, तो जब भी वैकेंसी आए तो आप पूरी तरह से तैयार रहिए। वैकेंसी आना, आप मान लो कहते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि वैकेंसी कब आएगी, मान लो कल वैकेंसी आ जाए, आप तैयार नहीं है तब भी तो बेकार है। इसलिए तैयार रहिए, वैकेंसी आएगी जरूर और इसी वर्ष आएगी। तो जो स्ट्रेटेजी सर ने बताई है पीआरटी के लिए, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, उन बुक्स को ले सकते हैं और मोटिवेटेड रहिए और लगे रहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए। हम अपने चैनल पर ऐसे ही और वीडियो लाते रहेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए और हमारी जानकारी पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, अपनी कोई अगर क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। और ऐसे वीडियो अगर आप और चाहते हैं या कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।